Good morning. This is Balaji Institute of Coaching, Kangra, Himachal Pradesh. I am chemistry faculty there. So today we are discussing a topic of redox reaction in this lecture. So let us start with the topic redox reaction. Redox. ये जो शब्द है redox, it consists of two words. One is read plus read. One is read plus ox. Read implies is reduction and OX stands for oxidation. आगे जाने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन. सो लेट अस स्टार्ट विद ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन सो बहुत सिंपल डेफिनेशन है. दैट इज हम गेन ऑफ oxygen is called oxidation. Loss of hydrogen is called oxidation. Now oxygen always carries negative charge because it is electronegative compound. So electronegative element. So हम यहाँ पे ये अगर जहाँ जिस रिएक्शन में या जिस कंपाउंड में या जिस प्रोसेस में ऑक्सीजन ऐड नहीं होता है उसकी जगह हम अगर कोई दूसरा एलिमेंट है तो कैसे पता लगाएंगे कि ऑक्सीडेशन है. तो सिंपल आप क्या लिखिए, गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया. उसी तरह से हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रहता है तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है. इसलिए यहाँ पे हम दूसरी फोर्थ डेफिनेशन लिख सकते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव. EP स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, EN स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिव. नाउ इससे अगली डेफिनेशन भी है हमारे पास. जब भी ऑक्सीजन आएगा किसी के पास तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6. 1 2 3 4 5 एंड 6. जो इसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है वो 6 इलेक्ट्रॉन है. सो इसे कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की. ये समझ रहे हैं आप. तो इसका मतलब है जो एलिमेंट यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वही एक ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में आएगा. तो ये दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, किसी दूसरे एलिमेंट से. इसको हम कह सकते हैं अदर एलिमेंट. तो ऑक्सीजन जब भी ऐड होता है तो इसका मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्योंकि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं इसके ऊपर ऐड हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि एलिमेंट हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ऑक्सीजन के पास क्या है वो जाएगा. तो E के ऊपर इसके ऊपर जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करता है एक तो एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. तो हम कह सकते हैं कि ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. जो अगली डेफिनेशन रहेगी हमारी वो क्या रहेगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद हम ये भी पता लगा सकते हैं कि दूसरी प्रोसेस से भी, ऑक्सीडेशन नंबर के जरिए भी, क्या ये ऑक्सीडेशन है या नहीं. अगर इस एलिमेंट को देखें तो ये न्यूट्रल एलिमेंट है, इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, 0. और अगर इस एलिमेंट की तरफ ध्यान दें हम तो यहाँ पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव. तो अगर आप देखें तो इस प्रोसेस में हम कहाँ जा रहे हैं, 0 से पॉजिटिव की तरफ. तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर, दिस इज ऑक्सीडेशन नंबर. तो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी क्या हो सकती है कि ऑक्सीडेशन नंबर जिसमें इंक्रीज होता है उसे भी हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं. क्लियर. नाउ इस प्रोसेस में जो भी ये प्रोसेस हो रही है इसके लिए जो भी एलिमेंट इस्तेमाल किया जाता है उस एलिमेंट को हम कहते हैं ऑक्सीडेंट. या फिर इसको हम कह सकते हैं ऑक्सीडाइज.
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हमारी ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन हो गई। दूसरा, जब हम रिडक्शन की डेफिनेशन लर्न करना चाहें तो ये इसके बिल्कुल जो अपोजिट प्रोसेस होगा वो रिडक्शन का हो जाएगा। जैसे हम रिडक्शन के बारे में लिखना चाहें तो रिडक्शन के बारे में हम कैसे लिखेंगे, दैट इज़ फर्स्ट, दैट इज़ यहाँ गेन लिखा आपने तो यहाँ लिखिए लॉस ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा, अगर लॉस ऑफ हाइड्रोजन है तो आप यहाँ लिखेंगे गेन ऑफ हाइड्रोजन। इसके बाद आप गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव लिखा है तो यहाँ आप लिखेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसके बाद लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है तो फिर इसकी डेफिनेशन अपोजिट हो जाएगी, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इसके बाद हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या लिखा है हमने, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब है रिडक्शन में क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर इस केस में क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये जो एरो हमने ऊपर की तरफ लगाया है इसको अगर हम इस वक्त इंक्रीजिंग इवॉल्व के लिए नहीं कंसीडर करना है, ये नोट्स के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ये एरो ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है। लास्ट डेफिनेशन इसकी क्या आ जाएगी कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये हमारी डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। क्लियर। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जब भी हम रेडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं, रेडॉक्स शब्द जब भी आता है तो हमें बहुत इम्पॉर्टेंट बात करनी होती है किसकी, ऑक्सीडेशन नंबर की। तो सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर को जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत इजी है किसी भी ऑक्सीडेशन नंबर को समझना। कुछ प्रोसेसेस हैं जिसे आप डायरेक्टली भी ऑक्सीडेशन नंबर याद कर सकते हैं। और बच्चों को सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पीरियोडिक टेबल आपको पूरी तरह से याद होना चाहिए। जब भी नेक्स्ट टाइम लेक्चर होगा तो हम पीरियोडिक टेबल आपको पूरा प्रोसेस कैसे याद करना है वो भी समझा देंगे। केमिस्ट्री को समझने के लिए आपको पीरियोडिक टेबल के जरिए जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। पीरियोडिक टेबल याद करना आपको पूरी तरह से याद होना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है। अब यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, पहले आपने ये जानना है ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसकी डेफिनेशन को रखना नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, जैसे मैं एक कंपाउंड का नाम लिखता हूँ, जैसे AlCl3 लिखा, ये आप जानते हैं कि केमिकल फार्मूला है। जब भी हम केमिकल फार्मूला लिखते हैं तो इस तरफ कैटाइन आता है, ये सभी बच्चों को पता है, और इस तरफ क्या आता है, एनाइन आता है। ये एक तरह से आयनिक कंपाउंड है, तो ये ज़्यादातर इनऑर्गेनिक कंपाउंड का एक हिस्सा होता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में ज़्यादातर आपके जो है आयनिक बॉन्ड होता है। तो हमेशा जब भी केमिकल फार्मूला लिखना है तो कैटाइन इस तरफ लिखना है, एनाइन इस तरफ लिखना है। पहले हम ये जान लें कि ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन कैसे लिखनी है। इसमें भी आपका एक MCQ बनता है, पर पहले हम सबसे पहले थोड़े थोड़े जो क्विक टेक्स हैं इस चैप्टर के वो ले लेते हैं। जब भी आप ये AlCl3 अब तोड़ेंगे, जैसे AlCl3 लिखा तो आप जानते हैं कि इसमें Al लिख दो, यहाँ Cl लिख दो। 9th 10th में भी आपने पढ़ा है। देखो एल्यूमिनियम के नीचे हमारे पास 1 है, क्लोरीन के नीचे 3 है। इसको अब इसके साथ जोड़ देना है, कहाँ ले जाना है, इसके ऊपर, और ये जो 1 है वो इसके इस तरफ ले जाना है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, Al3 और Cl1। अब मैंने यहाँ लिखा है कि कैटाइन है तो ये Al3 पॉजिटिव है और ये Cl नेगेटिव है। क्लियर। ये हमारा ऑक्सीडेशन नंबर है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे इसको, और ये या पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं इसको। आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट भी कह सकते हैं इसको, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर हुआ। इसे चार्ज भी कहते हैं। जब आप इसको जब भी किसी और एंगल से पढ़ेंगे तो चार्ज भी कह सकते हैं, लेकिन अभी हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहे हैं तो इसके लिए हम शब्द ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट का इस्तेमाल करेंगे। इसे हम कहेंगे नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसका मतलब है या ऑक्सीडेशन स्टेट, अब यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर लिखा है तो यहाँ भी ऑक्सीडेशन नंबर लेके चलते हैं हम।
तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर है वो दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट और एक नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर हो गया? ऑक्सीडेशन स्टेट कितने टाइप का हो गया? दो टाइप का, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट और नेगेटिव। अब इसको डिफाइन कैसे करना है, क्योंकि डेफिनेशन भी एक एमसीक्यू का रूप ले सकते हैं। एनसीईआरटी में ये डायरेक्ट ली होती हैं लाइंस। उन डायरेक्ट लाइंस को आपको याद भी होना चाहिए, क्योंकि वो आपका एमसीक्यू बन जाता है। अब यहाँ देखिए आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई। देखो ये अगर जनरली हम लेंगे एल्यूमिनियम, तो इस वक्त ये एलिमेंट है, लेकिन इस वक्त यहाँ पे देखें आप, तो इस वक्त यहाँ पे जो इस कंपाउंड में है ये Al3 पॉजिटिव है, तो ये एलिमेंट है, लेकिन अब ये क्या हो गया? स्पीसीज हो गया। लेकिन ये स्पीसीज कब हुआ? जब ये क्या बना? कंबाइन हुआ। जब क्या किया इसने? कंबाइन किया। तो किसी भी एलिमेंट पे चार्ज कब आता है? जब वो कंबाइन करता है। तो हम डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं कि चार्ज एक्वायर्ड बाय एलिमेंट्स ड्यूरिंग इट्स केमिकल कॉम्बिनेशन। तो सिंपल डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, दैट इज चार्ज एक्वायर्ड बाय एलिमेंट ड्यूरिंग इट्स केमिकल कॉम्बिनेशन। ये सिंपल डेफिनेशन हो गई इसकी, केमिकल कॉम्बिनेशन। ये लेक्चर रिपीट भी किए जाएंगे आपके, बस आपने प्रेजेंस ऑफ माइंड और आपका जो माइंड है वो बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपके माइंड में वो बातें चली जाएं, क्योंकि आपको बेसिकली जो तैयारी करनी है वो एमसीक्यू की करनी है, एमसीक्यू को क्रैक कैसे करना है। सो जो ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन आई वो आई चार्ज एक्वायर्ड बाय एलिमेंट ड्यूरिंग इट्स केमिकल कॉम्बिनेशन। तो चार्ज कैसे एलिमेंट एक्वायर करता है? या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज तभी आता है जब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ नेगेटिव चार्ज आया है, तो इसका मतलब क्या हुआ है? ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया? तो एक हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से भी देखिए आप, यहाँ पे भी आपका एक सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीडाइज, एक सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है और एक ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्लियर हो गया? एक में ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक में रिडक्शन हो रहा है। तो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसमें बेसिकली ये प्रोसेस दोनों साइड बाय साइड होती हैं, इसीलिए हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ रेडॉक्स। तो रेडॉक्स का बेसिकली मतलब क्या हुआ? जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों की दोनों एक साथ हों, जैसे साइमल्टेनियसली हों। साइमल्टेनियसली क्या हों? दैट इज रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। आप ये समझ सकते हैं आप, बहुत आसान है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्लियर भी ये चीज़ें जो हैं थोड़ी वक्त लगाती हैं। तो हमने यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बताया। ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहता है कि चार्ज एक्वायर्ड बाय द एलिमेंट ड्यूरिंग इट्स केमिकल कॉम्बिनेशन। तो चार्ज एक्वायर कैन बी by the process of loss of electron, and charge acquired by the element can also be according to gain of electrons. So we have two types of oxidation number, one is positive oxidation number and second one is negative oxidation number. इसी तरह से और भी हैं टाइप के ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन सबसे पहले जो सिंपल है कि ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे याद किया जाए वो आपको क्लियर होना चाहिए। ये है रिगार्डिंग छोटी सी डेफिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर एंड देयर टाइप्स। और भी इसके टाइप्स हैं, जैसे पैराडॉक्स ऑक्सीडेशन नंबर आएगा इसका, वो कैसे क्लियर करना है वो जैसे धीरे धीरे टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा उसके दौरान हम वो कर सकते हैं। अब हम इसके बाद चलते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर को जानने के या आप उसको कैसे याद रख सकते हैं। जनरली अगर आप पीरियोडिक टेबल को जाने तो सबसे पहले हमारा आता है ग्रुप 1। तो रूल्स कह सकते हैं एक तरह से, रूल्स फॉर द ऑक्सीडेशन नंबर। फ्यू, हर जगह नहीं, लेकिन कईयों के फिक्स हैं। जैसे हम ग्रुप 1 की बात करें, ग्रुप 1 का मतलब है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 रहेगा और वो हमेशा जो 1 आता है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में आता है, और पीरियोडिक टेबल में 18 जो आता है वो राइट हैंड साइड में आता है। आप सब जानते हैं 1 से लेके 18 तक हमारा
जो है वो ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में। तो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स क्या है हमारे पास? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। किसी बच्चे को याद ना हो तो इसको याद कर सकता है वो, हलीना की रूबीना से फ्रेंडशिप। तो अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे कि हलीना की रूबीना से। आपका माइंड ऐसा हो कि जैसे ही मैंने ये स्टेटमेंट आपको दिया, एक तो ये वीडियो में है, ये आप दोबारा रिकॉल कर सकते हैं। ये जनरली अपने माइंड के ऊपर ज़्यादा, आप माइंड से आपने ज़्यादा काम लेना है। आप अगर यहाँ पे लिख देंगे तो माइंड क्या रहता है कि ये सोचना शुरू कर देता है कि मेरे पास है लिखा हुआ, मैं कल याद कर लूँगा। तो सिंपल आपको क्या लिखा मैंने, हलीना की रूबीना से फ्रेंडशिप। तो ग्रुप 1 के जो एलिमेंट है वो यहाँ से शुरू होते हैं बेसिकली। हाइड्रोजन जो है एक नॉन मेटल कंसीडर किया जाता है, ये आप सबको पता है। लेकिन इसके पास दोनों ही ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, H पॉजिटिव भी H नेगेटिव भी। आपने एसिड और बेसिस पढ़े हैं, वहाँ आपने ध्यान से सुना होगा H पॉजिटिव, तो वहाँ पे इस्तेमाल होता है। H पॉजिटिव किसके रूप में रहता है एक्वस सॉल्यूशन में? H3O पॉजिटिव, आप जानते हैं, हाइड्रोनियम आयन। और हाइड्रोजन मिलता कैसे है? इट इज़ ऑल्सो एन MCQ। तो नीट हो या जेई में ये छोटे छोटे से सवाल आते हैं कई बार, तो कई बार बच्चा इसमें कंफ्यूज रहता है। तो हाइड्राइड H नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज हमेशा किसके ऊपर आता है? नॉन मेटल के ऊपर। ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव चार्ज हमेशा किस में आता है? नॉन मेटल के ऊपर में। तो हाइड्रोजन बेसिकली हमें मिलता कहाँ से है? बेसिकली हाइड्रोजन रिसीव्ड फ्रॉम मेटल हाइड्राइड्स, जो हम आसानी से अगर लेना हो तो मेटल हाइड्राइड से मिल जाता है। तो यहाँ एक शब्द किया है मेटल हाइड्राइड, जिसको हम शॉर्टकट लिख देते हैं MH। मेटल के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, H के ऊपर हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। IDE वहाँ लगता है जहाँ पे नेगेटिव होता है, सीधी बात है। तो इसलिए हम हाइड्रोजन को क्या है? कंसिडर करते हैं नॉन मेटल। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है आपको। लेटर ऑन वी विल डिस्कस रिगार्डिंग MCQ। नाउ ग्रुप 1 के एलिमेंट के पास हमेशा 1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, +1, क्योंकि +1 इसके पास भी है तो हम लिख सकते हैं, लेकिन इसके पास H नेगेटिव भी रहता है। बाकी जो एलिमेंट हमारे पास बचे, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, इनके ऊपर हमेशा फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा। अब देखिए, अगर ये चीज़ आपको याद है तो हम कोई भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है Na2CO3। अब देखिए, हम आसानी से ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि Na के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +1। क्लियर? तो यहाँ पे सोडियम है कितने? 2। तो ऑटोमेटिकली इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा? +2। अगर इस हिस्से के ऊपर 2 टाइम Na है, 2 प्लस चार्ज है, तो डेफिनेटली CO3 के ऊपर क्या चार्ज होगा? 2-। तो आसान हो गया ना। अगर आपको ये चीज़ पता है तो दूसरे का आप ऑटोमेटिकली क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। जैसे जो ऑक्साइड है, जैसे ये कार्बोनेट में जो है, ये जो ऑक्सीजन है ये नॉर्मल ऑक्सीजन है। तो हम इसमें जैसे इसका MCQ कैसे बन सकता है? MCQ कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन Na2CO3। जैसे इसमें हमने ऑप्शन लिख दिया आपका इसमें हमने लिख दिया +2, एक में लिख दिया हमने +3, एक में लिख दिया हमने +4, और एक इसमें नन ऑफ दीज भी आता है या ऑल ऑफ दीज, इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, नन ऑफ दीज। अब शुरुआत में जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन जैसे आपको इसमें एक्सपर्टनेस आ जाती है तो इसमें आसानी से आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। पहले तो आपको जनरली कन्वेंशनल मेथड जो है उससे हम करवा देते हैं। इसमें तो आपको पता है दैट इज़ +2, आपने इसका निकालना है दैट इज़ x। ऑक्सीजन के ऊपर -2 रहता है, आप जानते हैं, तो 3 2s are -6।
अब ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है तो चार्ज क्या रहेगा, 0। अब इसका सम इक्वल टू क्या होगा, 0। तो 2 + x - 6 = 0। तो यहाँ x का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया, +4। तो आप इसमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको करने में आपके करीबन ज़्यादा टाइम लग जाता है, कई बार 30 to 40 सेकेंड्स लग जाते हैं। मोस्टली जो आसान क्वेश्चंस हैं उसको आपको टाइम के मद्देनजर रखते हुए 1 से 10 सेकेंड्स के अंदर आपको सॉल्व कर देना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत टाइम लेते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपका 1 से 10 सेकेंड्स में सॉल्व हो जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आप। ये +2 हो गया, मैं माइंड में इस वक्त कर रहा हूँ कैलकुलेट, और आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ इस वक्त। जैसे ये +2 हो गया, ये -6 हो गया, यहाँ क्या बच गया, -4। तो ऑटोमेटिकली इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, +4। तो ये हमने यहाँ टेक कर दिया। लेकिन ये सोच के इस वक्त मेरे 6 सेकेंड्स लगे, तो मैंने 1 से 10 सेकंड, ये डायरेक्टली मैं 1 सेकंड में भी कर सकता हूँ, लेकिन एक्सप्लेनेशन में टाइम लगा तो 6 सेकंड्स लगे। ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 सेकंड्स लगने चाहिए या 4 सेकंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 सेकंड्स, ताकि आप समय के सारे क्वेश्चंस कर सकें इस टाइप। तो अगर आपको कुछ रूल्स पता हैं तो ऑटोमेटिकली आप ऑक्सीडेशन नंबर दूसरे का निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमने ग्रुप 1 की बात की, तो ग्रुप 1 में ये एलिमेंट है। अब हम जंप ओवर करते हैं ग्रुप 2। ये आप याद रखिएगा, ग्रुप 1 एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल याद है तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। आप जो थ्योरेटिकल है उसको रीड करें, एनसीईआरटी को पूरा फॉलो करें। एनसीईआरटी जो है उसकी एक एक लाइन आपको याद होनी चाहिए, लेकिन उसके जो शॉर्टकट मेथड है वो हम आपको लेक्चर्स के दौरान बताते चले जाएंगे। नेक्स्ट, इसके बाद हम चलते हैं ग्रुप 2 की तरफ। ग्रुप 2 की तरफ, तो ग्रुप 2 हमारा क्या है आप जानते हैं। ये ग्रुप 1 भी आप जानते हैं क्या नाम है, क्या। लेटर ऑन वी विल डिस्कस, जब हम पीरियोडिक टेबल याद कराएंगे तो उससे जुड़ी सारी बातें आपको करवा देंगे। ग्रुप 2 का मतलब क्या है कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं। बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, रेडियम है। तो इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है। जैसे आप इसको याद कर सकते हैं, बियर महंगी करके सरकार बड़ी रोई, या बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, या बेटी, जो लड़कियां हैं वो बेटी करके याद कर सकती हैं कि बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो इस तरह से कुछ भी बना सकते हैं जो आपको आसान लगे। ये आप जानते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। अब देखिए ये ग्रुप 2 है, तो मैंने कहा ये लेफ्ट हैंड साइड में आता है, तो ये एक मेटल है, ये एक मेटालिक ग्रुप है। आपने जब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ी होगी 9th से आप इनको रीड करते जा रहे हैं, 10th में भी आपने ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, 11th 12th में इसमें वास्टनेस आ जाती है, तो वहाँ मेटालिक कैरेक्टर वो सारी प्रॉपर्टीज़ आपने रीड। मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि दिस ग्रुप इज़ मेटालिक इन नेचर। तो मेटल है तो डेफिनेटली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे यहाँ पे, -2 इलेक्ट्रॉन। तो डेफिनेटली इनके ऊपर जो चार्ज आएगा Be+2, Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+, Ra2+। आपको बेरिलियम के बारे में बाद में पता लगेगा। जो फर्स्ट आपका जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं वो ज़्यादातर आपके एक्सेप्शनल बिहेवियर हैं। तो जब हम ग्रुप की इंडिपेंडेंटली बात करेंगे तब आपको पता लगेगा कि इस ऑक्सीडेशन नंबर से जुड़ी हुई क्या क्या चीज़ें हैं, क्या ये इसके पास होता भी है नहीं होता है। लेटर ऑन वी विल डिस्कस दिस, बट बेसिकली जो ये एलिमेंट है इनके पास डेफिनेटली आपके पास +2 चार्ज है। तो ये दूसरा रूल हो गया। अब हमारे पास तीसरा रूल क्या है, ग्रुप 13। अभी हम एस ब्लॉक की बात की, ये हमारा एस ब्लॉक था। ग्रुप 13 से हमारा जो है वो पी ब्लॉक शुरू हो जाता है। तो ग्रुप 13 में है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अब 10+3, ये जो नंबर है ना, इसी से सब कुछ पता लग जाता है। 10+3 तो आप सभी जानते हैं, जब आप 9th में करते थे तो वहाँ 1 2 3, तो जिसके पास 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। 4 में क्या आता है,
कोवेलेंट बॉन्ड बनने के चांसेस होते हैं। उसके बाद जैसे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, 6 हो और 7 हो तो उन्हें हम नॉन मेटल कहते हैं। और जो लास्ट में 8 होता है तो आपको पता है ऑक्टेट है। अब 10 में दो चीज़ें तो आ गई, एक 2 भी आ गया जिसे आप कहते हैं कि नोबल गैस है हीलियम की तरह। 8 है तो ये भी आप जानते हैं, 8 2 को मिला के ये भी नोबल गैस बन गई। बचे कितने, 3 इलेक्ट्रॉन। तो डेफिनेटली यहाँ चार्ज क्या रहेगा, +3 +3 +3 +3। यहाँ पे ये भी मैंने कहा कि एक्सेप्शनल बिहेवियर है। यहाँ इंडियम और थैलियम के पास जो है In+1 और थैलियम +1, ये ऑक्सीडेशन स्टेट भी आता है। इसका कारण क्या है, ये आपने पढ़ा होगा इनर्ट पेयर इफेक्ट में, जब 12th में आपने एस ब्लॉक एलिमेंट किया होगा। नहीं याद रहा तो हम आपको बता देते हैं। देखिए 3 और 1 में कितने का डिफरेंस है, 2 का। तो इसका मतलब है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हुए हैं, और जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो जो स्टेबिलिटी है ये भी आपने पढ़ा होगा। जैसे स्टेबिलिटी जो है, जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की है वो नीचे की तरफ को डिक्रीज करती है, और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी और इंक्रीज करती है। कारण क्या है, अब +3 और +1 इनके बीच में 2 का गैप है। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं, ये s ऑर्बिटल के होते हैं। तो ये हो गया, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं, ये डाउन द ग्रुप है, बोरॉन से हम ये नीचे की तरफ जा रहे हैं, दैट इज ए डाउन द ग्रुप। जब हम डाउन द ग्रुप की बात करते हैं, डाउन द ग्रुप की बात करते हैं तो हमारे पास जो इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है वो बढ़ता जाता है, इफेक्ट बढ़ता जाता है, इंक्रीज होता है। इनर्ट का मतलब क्या हुआ, जो रिएक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे हम एक शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, केमिकली नॉन रिएक्टिव। क्लियर हो गया। अब पेयर का मतलब क्या हुआ, आप जानते हैं, दैट इज ए कपल। तो देखिए यहाँ पे जो कपल 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो 2 है, और एस के जो 2 इलेक्ट्रॉन है नीचे की तरफ जाते हैं तो वो इनर्ट पेयर हो जाते हैं। तो दैट इज कॉल्ड केमिकली नॉन रिएक्टिव। दैट इज वाई एक तरह से ये नोबल गैस बन जाती है नीचे की तरफ। तो इसका कारण ये है। अब जैसे हम क्वेश्चन करें, इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है कि which oxidation state of thallium is most stable among the following। ऐसा क्वेश्चन भी बन जाता है, एक छोटा सा सिंपल सा कभी कभी, among the following। तो जैसे ए ऑप्शन दे दिया उसने +1, बी ऑप्शन दे दिया उसने +2, सी ऑप्शन उसको दे देगा +3, और डी ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए आपको +4 भी दे देगा। तो विच ऑक्सीडेशन इज मोस्ट स्टेबल, थैलियम की कौन सी रहेगी, +1। अब बच्चे के दिमाग में क्या रहता है कि ये ग्रुप 13 का एलिमेंट है, तो कुछ एक्सेप्शनल बीच में आएंगी, वो हम लेटर ऑन वी विल डिस्कस। पर यहाँ पे आपको ये ध्यान रहना चाहिए, ये आसान नहीं हो गया। देखो कि 3 और 1 में डिफरेंस। उसी तरह से अगर आप नेक्स्ट ग्रुप में जाएंगे, जैसे हमारा 14 ग्रुप, तो कार्बन है, तो उसको याद करने के लिए क्या, कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम, तो उसमें एक SN2+ आता है, एक ऑक्सीडेशन SN+4 आती है। उसके बाद बड़ा एलिमेंट है Pb2+ और Pb+4। इसी तरह से ये क्वेश्चन बन सकता है कि इस पेयर में कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, विच इज़ मोस्ट स्टेबल इन दीज पेयर्स among द फॉलोइंग इन पेयर्स। तो उसमें जैसे एक ऑप्शन आ सकती है SN+2, SN+4 भी लिख सकता है। दूसरा SN+2 Pb+2 एग्जाम्पल दे दिया एक, और दूसरा दे दिया Pb+4, तीसरा दे दिया SN+2 और Pb+4, चौथा ऑप्शन दे दिया SN+4 एंड Pb+2। तो अब आपने देखना है कि इसमें स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है। तो एक तो सीधा है कि इनमें सब में देखो, सारे क्वेश्चंस में 2 का डिफरेंस है। अब नीचे की तरफ अगर जाएंगे तो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी देखो, ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, ये हायर। तो अगर यहाँ पता लग गया तो इसका आंसर यहाँ निकाल सकते हैं आप, फिर सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसी वक्त ये क्रैक हो जाएगा आपका। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी
इंक्रीज हो रही है और हायर की डिक्रीज हो रही है। तो लोअर में आता क्या है, पहले इसमें जब हम कार्बन की फैमिली की बात करते हैं तो लोअर में आएगा लेड। तो लेड में जो लोअर स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा स्टेबल रहेगी। तो लेड के कंपाउंड्स में देखो, एक तो लोअर यहाँ है, लेकिन दोनों तो होंगे नहीं क्योंकि पेयर जोड़ा बनाना है। तो लेड 2+ ये हुआ, इसका ऑप्शन यहीं आ गया, आगे सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हायर ऑक्सीडेशन, इसमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेज स्टेबल होगा, इसमें कौन सा होगा, लोअर। तो कौन सा पेयर ज़्यादा स्टेबल है, दिस इज ऑप्शन। इसी तरह से आप ग्रुप 15 में जाएंगे, इसी तरह से ग्रुप 16 में सेम टाइप का क्वेश्चन, सेम टाइप का आंसर आपका रहेगा वहाँ। तो हमारे पास ग्रुप 13 की बात आ गई। तो ग्रुप 13 के बाद हमारे पास रूल और भी है, जैसे हमारे पास नेक्स्ट रूल आ गया ग्रुप 14 के लिए, ग्रुप 14 के लिए। तो ग्रुप 14 हमारा क्या है, देखिए इसमें 10+4 हो गया। तो डेफिनेटली जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास कितने हैं, 4 हैं। और आप जानते हैं कि मोस्टली जहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। क्लियर हो गया। अब फॉर्मूली क्या है हमारे पास, कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम। तो बेसिकली ये तो मेटलॉइड्स हैं दोनों, ये हमारा नॉन मेटल में काउंट होता है। मेटलॉइड्स हैं तो डेफिनेटली दोनों प्रॉपर्टीज़ रहेंगी, तो ये दोनों मेटल हैं। तो यहाँ पे आपको मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन कराया उसमें बताया कि Sn+2 और 2 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेंगी Sn+4 और Pb+2 रहेगा और Pb+4 रहेगा। स्टेबिलिटी भी बता दी मैंने आपको कि जो +2 की स्टेबिलिटी है वो नीचे की तरफ इंक्रीज करेगी और इसमें +4 की स्टेबिलिटी जो है नीचे की तरफ क्या करेगी, डिक्रीज। अगेन 4 और 2 में किसका डिफरेंस है, 2। तो आप डायरेक्टली सोच सकते हैं कि दैट इज NH2 और इसे हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये बहुत पेचीदा क्वेश्चन है, ये जो आपको करवाया जा रहा है इसको बड़े डिफरेंट एंगल से पूछा जाता है। एक्सपर्ट इसको बड़े डिफरेंट एंगल से पूछते हैं। सो ये हमें पता लग गया कि यहाँ पे ग्रुप 14 में। अब आगे चलते हैं हम ग्रुप 15 की तरफ। तो ग्रुप 15 में भी आप जान सकते हैं, तो ग्रुप 15 में हम कैसे जो बेसिक हैं उनको समझ सकते हैं। नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं, इसके साथ और है कि इसके क्या क्या नाम है, लेकिन हम पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं इस वक्त। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। अगेन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस तो आपके ये नॉन मेटल है, बोथ आर नॉन मेटल। आर्सेनिक आपका मेटेलॉइड आ जाता है, मेटेलॉइड। एंटीमनी भी आपका कई बारी इसमें चला जाता है। बिस्मथ आपका एक मेटल है, ये भी इसमें मेटालिक कैरेक्टर आ जाता है। तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +5 रहेगा अगर आप देखेंगे, लेकिन इसमें एक Bi+3 रहेगा, एक Bi+5। +5 ये शो करेगा नहीं, Bi+3 शो करेगा। कारण क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, NH2 इफेक्ट, कि NH2 के दो इलेक्ट्रॉन है, ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। दीज 2 इलेक्ट्रॉन आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ड्यूरिंग द केमिकल कॉम्बिनेशन, इसी को हम इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। तो ग्रुप 15 में आ गया। लेकिन अब यहाँ से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आपका शुरू होता है, जैसे नाइट्रोजन है 15 है तो 10+5, तो इसमें 3 ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली 18 हो जाएगा। तो यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन के ऊपर N-3 है, फॉस्फोरस के ऊपर P-3 है। तो जहाँ पे ये डेफिनेटली आपका क्या बनाएगा, नाइट्राइड बनाएगा और इसको लिखते हैं फॉस्फाइड। जब भी आपके पास सिंगल एलिमेंट होता है और उसके ऊपर कोई भी चार्ज हो तो वहाँ पे हमेशा IDE लगता है, ये ध्यान रखना है आपका। ये आपका नाइट्राइड। यहाँ पे जो बात आपने सीखनी है वो आप सीख सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन का केस है
नाइट्रोजन एक के पास हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है 7, वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p3। सो इसको कैसे लिखते हैं 2px1 2py1 2pz1। क्लियर हो गया। तो 1s2 एंड 2s2 की बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यहाँ पे 7। क्लियर हो गया। अब इसके पास यहाँ पे डी ऑर्बिटल जो है वो बिल्कुल नहीं है। एक्सेप्शन तो यहीं से शुरू हो जाती है, दैट इज़ वाई जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं वो एक्सेप्शनल होते हैं। अब ये जो ऑक्सीडेशन है नाइट्रोजन की खास चीज़ क्या है, ये 5 इलेक्ट्रॉन भी लूज़ कर सकता है। देखिए अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो ये 1s2 बन जाएगा, तो इसको बोलेंगे n+5 सॉरी। तो ये नोबल गैस कौन सी बन गई, हीलियम। अब नाइट्रोजन जो है हमारा अगर 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी 1s2 2s2 2p6। तो ये किसकी इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा n-3, और ये किसका नाम काम करेगा नियॉन का, क्योंकि नियॉन का एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यही रहेगी, तो इट बिकम नोबल गैस। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात देखें तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 और एक क्या आ रहा है -3। इसको कहते हैं हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको कहते हैं लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ये है, इसका मतलब ये कैसे पाया गया है बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हमारे पास किसी भी कंपाउंड में, जैसे हम HNO3 की बात करें, एक क्वेश्चन आता है आगे, HNO3 में अगर आप देखें तो हाइड्रोजन के ऊपर +1 है, ऑक्सीजन के ऊपर -2, तो ये टोटल -6 हो गया, 3 2s are -6 +1 +5 -5 रह गया, तो नाइट्रोजन के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +5। अब HNO3 से इलेक्ट्रॉन लूज नाइट्रोजन लूज नहीं कर सकता, क्योंकि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बन सकता, ये इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये कंपाउंड हमेशा क्या करेगा, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो हमेशा क्या करेगा, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। क्या करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो +5 जहाँ भी होगा तो ये हमेशा अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा नाइट्रोजन तो ऑक्सीजन लूज करेगा, तो यहाँ से क्या करेगा ये लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब भी कंपाउंड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है गेन ऑफ ऑक्सीजन करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तभी आएंगे जब ऑक्सीजन आएगा। क्लियर। तो एक तरह से हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये किस तरफ जाएगा, +5 जो है ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरफ जाएगा, लोअर की तरफ। ठीक है, तो जब हमारा ऑक्सीडेशन नंबर लोअर की तरफ जाएगा HNO3, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर जब इंक्रीज़ करता है तो उसे हम क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन, और जब डिक्रीज़ करता है तो उसे क्या कहते हैं रिडक्शन। तो ये प्रोसेस क्या हुआ, रिडक्शन। क्या हुआ, ये रिडक्शन। तो ये हमेशा किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। उसी तरह से यहाँ इसकी N3 नेगेटिव, जहाँ भी N3 नेगेटिव होगा, जैसे NH3 में ले लें हम, तो N3 इसके ऊपर -3 है क्योंकि हाइड्रोजन को हम +1 में लेंगे, तो नाइट्रोजन के ऊपर -3 है, तो ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये किस तरफ जाएगा, हायर की तरफ जाएगा। तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, इस केस में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ। प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो जहाँ ऑक्सीडेशन होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो कोई भी, अब जैसे आपने ये समझा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट और लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जो एलिमेंट होता है वो हमेशा क्या एक्ट करता है, रिड्यूसिंग एजेंट, और जो हाईएस्ट में होगा उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आप देखें +3 और -3 के बीच में बहुत ऑक्सीडेशन, +5 +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3, तो कितने कंपाउंड बना सकता है नाइट्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 कंपाउंड बना सकता है इस हिसाब से, क्योंकि एक तो न्यूट्रल रहेगा वो, तो एक तरह से 8 कंपाउंड बना सकता है डिफरेंट, और पीरियोडिक टेबल में यही एक ऐसा एलिमेंट है जो 8 कंपाउंड बना सकता है, ये भी आप ध्यान रखें।
तो नाइट्रोजन अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा वो हमेशा किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, और अगर लोअर में है तो वो हमेशा किसका काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट में। अब यहाँ देखिए अगर हम इन ये जो बची हैं +4 से लेके -2 के बीच में कहीं भी नाइट्रोजन हो, चाहे मान लिया जिस कंपाउंड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो +2 से हम +5 की तरफ भी जा सकते हैं, +2 से हम -3 की तरफ भी जा सकते हैं। तो हम +2 से कहाँ जा सकते हैं, लोअर की तरफ भी जा सकते हैं, +2 से हम कहाँ जा सकते हैं, हायर की तरफ भी जा सकते हैं। तो जहाँ लोअर हुआ तो इसका मतलब है कि जिस कंपाउंड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 और +5 के बीच में लाई करती है वो हमेशा दोनों का काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में भी ये कई बार क्वेश्चन आता है, इसका एमसीक्यू आपका बड़े आराम से बन सकता है। जैसे एमसीक्यू आ गया कि HNO2 एक्ट्स एज सिंपल A ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, B reducing agent, C oxidizing agent and reducing agent both, और D none of these, none of these। तो ये 4 ऑप्शन बन गए आपके। तो इसमें आप नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहा, तो आप सीधा डायरेक्ट निकालिए, कन्वेंशनल के साथ नहीं, क्योंकि वी आर अप्लाइंग द एप्लीकेशंस ऑफ 11th-12th। सो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा हमारा, दैट इज +3। तो देखिए +3 कहाँ लाई कर रहा है, -3 और प्लस हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच में, तो डेफिनेटली इट एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, सी। तो इस तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कर सकते हैं, और इसी तरह से जब एक्सपर्ट है वो क्वेश्चन भी बनाते हैं, आपको क्वेश्चन क्रैक करने आना चाहिए, बस टॉपिक आपका थोड़ा क्लियर हो और क्वेश्चंस के ऊपर आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट हमारा क्या है, एक ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन से जुड़ी हुई बातें आपने ध्यान रखनी है। 3 तरह के ऑक्साइड बनाता है, एक होता है नॉर्मल ऑक्साइड, एक आपका आता है परऑक्साइड, और एक आता है आपका सुपर ऑक्साइड। ये आपने 3 याद रखने हैं। ऑक्साइड होता है O2 नेगेटिव, ज़्यादातर हमारे कंपाउंड ऑक्साइड्स ही रहते हैं। परऑक्साइड होता है O2 नेगेटिव, सुपर ऑक्साइड आपका रहेगा O2 नेगेटिव। इसमें आपका जो एक इलेक्ट्रॉन है, एक नेगेटिव एक नेगेटिव, इस तरफ हाफ रहेगा, हाफ इधर, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहता है। यहाँ पे आपका एक नेगेटिव यहाँ रहेगा, एक नेगेटिव यहाँ रहेगा। ये तो आपका सिंपल O2 नेगेटिव है, क्लियर। यहाँ इम्पॉर्टेंट है आपके, दैट इज कि आपका पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, MOT में एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे हम साइज़ का आपको बता दें। साइज़ किसका इम्पोर्टेंट, साइज़ अगर O2 नेगेटिव देखें तो ये तो नोबल गैस बन जाती है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका साइज़ सबसे बड़ा रहेगा, सिंपल बात। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमेशा उछलता रहता है इधर उधर। उसके बाद जो साइज़ आएगा वो किसका आएगा, आप देखेंगे छोटा सबसे इसका आएगा, O2 नेगेटिव का आएगा। उसके बाद जो साइज़ आएगा O2 नेगेटिव का। ये साइज़ का ऑर्डर है, ये भी MCQ में पढ़ता है। जैसे कि विच ऑर्डर इज करेक्ट, ऑर्डर इज करेक्ट among the following। इसमें आपका ये ऑप्शन आ जाएगा, जैसे O2 नेगेटिव इज लेस देन O2 नेगेटिव इज लेस देन O2 नेगेटिव। बी ऑप्शन बन जाएगा O2 नेगेटिव इज ग्रेटर देन O2 नेगेटिव इज ग्रेटर देन O2 नेगेटिव। सी ऑप्शन आ जाएगा O2 नेगेटिव इज ग्रेटर देन O2 नेगेटिव इज लेस देन O2 नेगेटिव। कन्फ्यूज़न भी क्रिएट कर देता है एग्जामिनर। O2 नेगेटिव इज ग्रेटर देन O2 नेगेटिव इज ग्रेटर देन O2 नेगेटिव। अगर बच्चे के माइंड में यहाँ से पिक्चर क्लियर होगी ना, तो वो ये यहाँ से ट्रेंड निकाल लेगा बड़े आराम से।
तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या करेक्ट रहेगा, डी। तो देखिए एमसीक्यू इसी तरह से बनते हैं कुछ। तो एमसीक्यू को क्रैक करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस आपका थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका चाहिए। सो दिस इज़ अबाउट ऑक्सीजन। नहीं, इसके बाद भी कुछ बातें हैं ऑक्सीजन से जुड़ी हुई जो आपको करवानी है। क्या ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज रहता है? नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर रहता है जो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। कि क्या आपके पास एक ऐसा कंपाउंड है जहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो? तो इसका आंसर भी पीरियोडिक टेबल में ही है। इसका आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पता लगा सकते हैं। आप ये शब्द याद रखिएगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फोन कॉल। आपको याद होगा शब्द, दैट इज फोन कॉल। फोन कॉल से आप इसको याद कर सकते हैं। इसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है? फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, ऑक्सीजन की इससे कम, देन नाइट्रोजन की, देन क्लोरीन की। क्लियर हो गया? अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब है? जब ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ होगा तो डेफिनेटली इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। लेकिन जब फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन होगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। क्लियर हो गया? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है तो जब ऐसे कंपाउंड इसके साथ जुड़ा होगा तो डेफिनेटली ऑक्सीजन के ऊपर क्या रहेगा, चार्ज हमारा पॉजिटिव। तो इसमें दो कंपाउंड हैं आपके, एक OF2 है और एक O2F2 है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर +2 चार्ज है, यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर +1 चार्ज है। तो यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जो है आपका ऑक्सीजन के ऊपर +1 भी है, +2 भी है। ये भी एक MCQ बनता है, क्योंकि यहाँ देखिए ये कंपाउंड है OF2। क्या इसको आप ऑक्सी फ्लोराइड्स कहेंगे या फ्लूओरो ऑक्साइड कहेंगे? एक ऑप्शन ये भी है, एक ऑप्शन ये भी है। तो ऑक्सी फ्लोराइड की बात करेंगे तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट रहेगा वो ये रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि IDE उसके साथ लगेगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो ऑक्सीजन फ्लोराइड में जो फ्लोरीन के ऊपर है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा। क्यों ज़्यादा रहेगा? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो ये फ्लोरो ऑक्साइड नहीं है, दिस इज ऑक्सी फ्लोराइड। तो जैसे इसमें MCQ आता है, दैट इज द कंपाउंड्स ऑफ chlorine and fluorine are called first oxyfluoride, B fluorooxide, C both, D none of these। तो ये है इसका, तो इसका आंसर सीधा है आपके पास ऑप्शन ए। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन साथ साथ में करते जाएंगे आपके, तो ये यहीं से क्लियर हो जाता है। तो आपने यहाँ सीखा भी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है। तो यहाँ हमने ऑक्सीजन से रिगार्डिंग बात कर ली। अब अगर आप ध्यान दें फ्लोरीन के ऊपर, फ्लोरीन प्योरेस्ट नॉन मेटल है, ठीक है, हमेशा इसके ऊपर -1 चार्ज रहता है। लेकिन एक कंपाउंड ऐसा है जहाँ पे फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 रहती है, दैट इज ओनली HOF। इस केस में फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 रहेगी हमेशा। बाकी जितने भी कंपाउंड आपके मिलेंगे फ्लोरीन के -1 में रहेंगे। और ये इलेक्ट्रॉन जो है बहुत फास्ट, वेरी फास्ट गेन करता है, वेरी फास्ट गेन करता है, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब है इसमें कोलिजन फास्ट होगा। कोलिजन क्या होगा? फास्ट होगा। तो जब फास्ट चीज़ें टकराती हैं तो एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा रिलीज। एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा रिलीज। क्लियर हो गया? तो मोस्टली जो फ्लोरीन की रिएक्शंस होती हैं
वो वायलेंट रिएक्शंस होती हैं, वायलेंट रिएक्शंस। तो ये अंडर कंडीशंस की जा सकती हैं, ऐसे नॉर्मली ये रिएक्शंस नहीं की जा सकती। तो नॉन मेटल में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो रहा आपका वो फ्लोरीन रहा। अब रही हमारे पास कुछ पॉइंट्स और क्लियर कर लेते हैं। जो भी आपका कंपाउंड होता है जैसे Na2CO3 है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 रहेगा जब भी ये कंपाउंड जब न्यूट्रल स्टेट में है। उसी तरह जैसे NaCl की बात करेंगे तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0, उसी तरह AlCl3 की बात करेंगे तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो ये तब काम आएंगे जब आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। उसी तरह जब भी कोई एलिमेंट है, प्योर एलिमेंट जो भी होता है, जैसे प्योर एलिमेंट क्या हुआ आपका, जैसे Na हो गया, पोटासियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रांसियम हो गया, इस तरह के, या O2 हो गया, F2 हो गया, Cl2 हो गया, ये सारे एलिमेंट का डाई एटॉमिक भी हो सकता है, मोनो एटॉमिक भी हो सकता है, ऑक्टा एटॉमिक भी हो सकता है, टेट्रा एटॉमिक भी हो सकता है। इन सब का ऑक्सीडेशन जो रहेगा वो क्या रहेगा, 0। जो आपका एनाइन है जैसे CO3 2 नेगेटिव, जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो जैसे यहाँ X लिखेंगे प्लस ऑक्सीडेशन नंबर, इसको इक्वल कर देंगे उसके चार्ज के बराबर। उसी तरह जी अगर पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास तो उसी तरह से X और टोटल ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, +1। तो ड्यूरिंग कैलकुलेशन में काम आएंगे। दैट इज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन नंबर एंड होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक नाउ। इसको आप एक बार रिपीट भी कर लेना, लेक्चर को एक बार देख लेना, और भी इसको एक्सपेंड कराएंगे हम इस लेक्चर को, लेकिन स्लोली। आज जो हमने आपको कराया वो आपको कराया रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, जिसमें 2 शब्द आपने सीखे, रिडक्शन प्लस दूसरा क्या सीखा, ऑक्सीडेशन। उसके बाद आपने जहाँ रिडक्शन होती है ये भी सीखा कि उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेंट कहते हैं। ऑक्सीडेशन में जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्टेंट कहते हैं। फिर इसकी डिफरेंट डेफिनेशन भी सीखी है आपने। फिर इसमें मैंने आपको कहा कि मोस्टली जो इम्पोर्टेंट रहता है वो ऑक्सीडेशन नंबर रहता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर में भी आपने देखा एक पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है, एक नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है। फिर आपने इसके रूल्स भी सीखे, तो इनके ऊपर आपकी पकड़ होनी चाहिए। एक बार इस टॉपिक को ज़रूर रिवाइज करें और कोशिश करें कि जो भी आप यहाँ लर्न करें उसको आप माइंड के बेस के ऊपर लर्न करें, क्योंकि जितना आप माइंड का इस्तेमाल करेंगे, ब्रेन का अपने का इस्तेमाल करेंगे, लिखना जो है वो थोड़ा लिखना है, माइंड में ज़्यादा चीज़ें होनी चाहिए। क्वेश्चन को क्रैक करना है, आपने हैबिट डालनी है, दैट इज़ क्वेश्चन को क्रैक कैसे किया जाए। तो क्वेश्चन को क्रैक तब किया जाता है जब आपका माइंड हमेशा क्वेश्चन के बारे में क्या करता रहेगा, कैलकुलेट करता रहेगा। जब हम जैसे लगातार इसको पढ़ते रहते हैं तो हम कभी कभी साइलेंट रहते हैं इसी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। तो ये कैलकुलेशन लगातार आपकी 24 आवर चलनी चाहिए। जैसे आपको ऐसा नहीं है, मेडिकल में है तो आपको फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायो इन तीनों को ही आपको माइंड में कैलकुलेट करके चलना है। तो अपना समय भी डिवाइड करें, प्रॉपर तरीके से लर्न करें, और बहुत टफ नहीं है कि केमिस्ट्री के टॉपिक को आप उसको रिकैप्चुलेट, थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करें। क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस ज़्यादा करें, प्रैक्टिस क्वेश्चन, मोस्टली प्रैक्टिस क्वेश्चंस। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस को क्रैक करेंगे उतना ज़्यादा आपका जो टेस्ट की क्लियर करने की, क्रैक करने की एबिलिटी बढ़ती जाएगी। एक पॉइंट और बता देता हूँ मैं, जिस दिन आप 100 क्वेश्चंस पर डे, 100 क्वेश्चन अ डे सॉल्व करने शुरू कर देंगे एक एक सब्जेक्ट का, उस वक्त आप समझ लो कि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो चुका है, बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग होने के कगार पर है। पर 100 तक क्वेश्चंस तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। होप ये लेक्चर आपको क्लियर लगा होगा। इसी के साथ मैं ये लेक्चर आपका बंद करता हूँ। नेक्स्ट टाइम इसी टॉपिक के जो आगे वाले टॉपिक हैं उसको कंटिन्यू करते हुए आगे चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।